जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम क्लास 12th का हमारा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसके चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर से आपके हर एक एग्जाम में, चाहे मिड टर्म का हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-3 नंबर के आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल के पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले हर एक एग्जाम में इन क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन आसानी से समझा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, डाउट आपका इस चैप्टर के संबंध में, क्लास 12 के संबंध में रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच करके मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है क्लास 12 के, क्योंकि अभी आपके मिड टर्म पेपर चल रहे हैं तो उसकी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। टेलीग्राम को आप सर्च कर लेना जीएसके 12th क्लास, या फिर इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली 3 यात्रियों के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला यात्री है अल-बिरूनी, दूसरा यात्री है इब्न बतूता और तीसरा है फ्रांसवा वर्नियर। तो हम हर एक यात्री से संबंधित 3 से 4 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 3-3 नंबर के, वो देखेंगे। जैसे अल-बिरूनी से संबंधित 3-4 आ जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इब्न बतूता से संबंधित और 3 से 4 क्वेश्चन आपके फ्रांसवा वर्नियर से। तो इससे क्या होगा, आपको हर एक यात्री के बारे में जो नॉलेज है वो अच्छे से मिल जाएगी, क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, ठीक है। जिसमें हर एक पहला क्वेश्चन हम समझेंगे हर एक यात्री के परिचय के बारे में और उसकी भारत की यात्रा। जैसे अल-बिरूनी का आपको परिचय बताना है और उसकी भारत की यात्रा का विवरण आपको बताना है, ठीक है। तो अल-बिरूनी का जो जन्म है ये वर्तमान के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में 973 ईस्वी में हुआ था। और कुछ ही तकरीबन 30-35 साल के बाद यहाँ पे, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में सुल्तान महमूद ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद महमूद यहाँ से बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे विद्वानों को अपने साथ खा ले आया, अपनी राजधानी गजनी। तब ये भारत का ऐसा नहीं थी उस समय, ठीक है, जिसे अल-बिरूनी भी एक था। ये विद्वान कवियों में अल-बिरूनी भी एक व्यक्ति था, ठीक है। जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया तब अल-बिरूनी की भारत आने की रुचि बढ़ी। यहाँ पे वो भारत आया, ठीक है। अल-बिरूनी ने ब्राह्मणों के साथ में, पुरोहितों के साथ में, विद्वानों के साथ में अपने बहुत सारे वर्ष बिताए, ठीक है। इसी वजह से जो अल-बिरूनी था, इससे भारतीय संस्कृत, भारतीय धर्म, दर्शन आदि भाषाओं का भी ज्ञान इसको प्राप्त हुआ। जब अल-बिरूनी ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू किया तो अरबी साहित्य में यात्रा वृत्तांत हर एक यात्री के लिए अहम बातें, अहम चीज बन चुकी थी, अहम हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझिए। अल-बिरूनी का जो ग्रंथ है आपको उसका नाम और उसकी विशेषताएं बतानी है। तो अल-बिरूनी के ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों? किताब-उल-हिंद। अल-बिरूनी का ये जो ग्रंथ है किताब-उल-हिंद, ये बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से जो अरबी भाषा है इसमें लिखा गया है। अल-बिरूनी ग्रंथ एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत ग्रंथ है इसके लिए, क्योंकि इसने जो भी धर्म के बारे में, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भातौल, मूर्तिकला, मापतत्व विज्ञान, कानून आदि के बारे में जो भी देखा, जो भी महसूस किया, उसको इसने इस किताब में लिखा है। और सबसे अहम बात तो इस किताब की ये है कि इसमें एक विशिष्ट शैली का उपयोग किया गया है। कैसी शैली है सर जी? बेसिकली देखो, इसमें इस ऐसी शैली का उपयोग है जिसमें प्रत्येक अध्याय के शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं के अनुसार उनका वर्णन होता था और अंत में अन्य संस्कृतों के साथ में उसकी तुलना की जाती थी। तो इसीलिए ऐसा माना जाता था कि अल-बिरूनी का झुकाव गणित की ओर ज्यादा रहा था, ठीक है। तो ये है अल-बिरूनी के ग्रंथ किताब-उल-हिंद की विशेषता, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अल-बिरूनी जब भारत आता है तो उसने भारतीय समाज को समझने की बहुत कोशिश की और वो समझा भी, लेकिन समझने के दौरान उसे बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी कठिनाइयां आई। वो क्या थी और उस पर उसने कैसे विजय प्राप्त की, वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि संस्कृत, अरबी और फारसी में बहुत ज्यादा भिन्नता थी, अर्थात हमारे जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे हैं, ठीक है। वहीं अल-बिरूनी संस्कृत को, अरबी को और फारसी को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, इनका मेल नहीं बैठा पा रहा था, ठीक है।
इनके इन ग्रंथों के विचारों को, सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। जैसे अल-बिरूनी है, उसे संस्कृत का ज्यादा ज्ञान नहीं था, जो बड़े बड़े मंत्र वगैरह होते हैं, तो उसे अरबी में या फिर फारसी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल था। तो ये उसकी सबसे बड़ी बाधा रही थी। अब उसको सुलझाया कैसे, इसने आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, अर्थात भारत में कोई एक धर्म नहीं, कई धर्म माने जाते थे, कई प्रथाएं चलती थी, ये अवरोध था। और तीसरा अवरोध था अभिमान, अर्थात जो ब्राह्मण थे वो इसको अपना नहीं रहे थे कि हम इसे ज्ञान दें। ठीक है, इसीलिए अल-बिरूनी पूरी तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा जो रचित कृतियां थी उस पर आश्रित रहा था। ठीक है, अब विजय कैसे प्राप्त की उसने, तो उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों का, पुराणों का, भगवत गीता का, पंतजलि की कृतियों का, मनुस्मृति का, आदि जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र हैं, इनका सहारा लिया था। तो पहला क्या था, अनुवादित करना बहुत मुश्किल था, धार्मिक अवस्था प्रथा थी, तीसरा ब्राह्मणों का अभिमान था, और विजय कैसे प्राप्त की, तो विभिन्न ग्रंथों को उसने पढ़ा, समझा, कृतियों को देखा, तब प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बार प्रश्न आया ये बच्चों, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण या जो विवरण है वो आपको बताना है, यानी अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा है वो बताइए। ठीक है, देखिए अल-बिरूनी ने ये बात बताने की कोशिश की कि जो जाति व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि वो भारत में ही है, यह अन्य देशों में भी है, लाइक फारस तथा अन्य देशों में। जैसे जाति व्यवस्था में मान लीजिए जो 4 वर्ण हैं, ठीक है, जो हमारे देश में, हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था रही थी, वो अल-बिरूनी कहता है कि केवल भारत में ही नहीं है, ये फारस में भी है, जहां से मैं खुद आया हूं, और ये अन्य देशों में भी है। वो कहता है कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुए, जिसमें पहला था घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा था भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, तीसरा था वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोलशास्त्री वर्ग, और चौथा था किसान और शिल्पकार का वर्ग। जैसे भारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अल-बिरूनी ने ब्राह्मणवादी जो जाति व्यवस्था है इसको तो माना, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि कुछ लोग जो अपवित्र हैं उसको अल-बिरूनी ने नहीं माना। अर्थात अल-बिरूनी ने ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था को तो माना, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि कुछ लोग जैसे चांडाल वगैरह ये अपवित्र हैं, तो इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया। क्यों भाई? क्योंकि अल-बिरूनी ने ये बात लिखी कि हर वो वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता को दोबारा से प्राप्त कर सकती है। उसने एक एग्जांपल दिया, जैसे जब हवा प्रदूषित हो जाती है तो सूर्य हवा को स्वच्छ करता है। ठीक है, नमक जो है वो समुद्र में रहते हुए भी समुद्र के पानी को गंदा होने नहीं देता, बल्कि उसे गंदा होने से बचाता है। इसीलिए उसके अनुसार अल-बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की अवधारणा है ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है और वो इसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये है अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण। समझ गए अच्छे तरीके से? 2-2 3-3 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को समझने में आसान तरीके से। ठीक है ना, तो क्या क्या बताया जाति व्यवस्था के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे अगले यात्री का, जो कि है इब्न बतूता। तो आपको बताना है इब्न बतूता का परिचय तथा उसकी भारत यात्रा का विवरण लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले जन्म का। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजियार में हुआ था और इब्न बतूता की किताब का नाम रिहल्ला है और इसने अपना इसका ये जो वृत्तांत है वो अरबी भाषा में लिखा। और ये सर जी इतनी बातें एक साथ बता दी आपने। जन्म कहाँ पे हुआ? मोरक्को के तंजियार में। एमसीक्यू में आ सकता है किताब का क्या नाम है, तो रिहल्ला नाम है। एमसीक्यू में आएगा कि किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इब्न बतूता भारत आने से पहले और भी बहुत जगह गया था, जैसे मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, अफ्रीका, यहाँ तक गया था। ठीक है, मध्य एशिया के रास्ते होते हुए इब्न बतूता 1333 में जब सिंध पहुंचा तब जाके दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय वह भारत आया था। ठीक है, और जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो भारत आता है तो सुल्तान तुगलक जो थे वो उसकी विद्वता काफी ज्यादा विद्वान था। ठीक है, उससे प्रभावित हुआ तो उसे दिल्ली का न्यायाधीश यानी कि काजी बना दिया गया। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सुल्तान तुगलक और इब्न बतूता के बीच में कुछ खटास पैदा हो गई, विश्वास खुद एक तरीके से, तो फिर इब्न बतूता को जेल में डाला गया। लेकिन होता है ना कि कुछ बातें जो होती है वो वक्त रहते अपने आप नॉर्मल हो जाती है। तो हुआ भी वही कि कुछ समय के बाद
सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में जो गलतफहमी थी ये दूर हो गई। फिर से इब्न बतूता को राजकीय सेवा करने का मौका मिला। इस बार इब्न बतूता को जो सुल्तान तुगलक था उसने क्या किया, उसे चाइना भेजा अपने दूत के रूप में 1342 में। और फाइनली 1347 में इब्न बतूता ने अपने घर जाने का निश्चय किया था। ठीक है बच्चों, तो इब्न बतूता का परिचय, जन्म का और उसके भारत की यात्रा का विवरण, भारत आने से पहले वो कहाँ कहाँ जाता है, भारत कैसे पहुंचता है, सब कुछ आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इब्न बतूता के अनुसार भारत की जो संचार प्रणाली थी ये बहुत ही अनूठी प्रणाली थी, स्पष्ट कीजिए कैसे। तो देखो भाई, इब्न बतूता कहता है कि भारत की जो डाक प्रणाली है वो इतनी कुशल थी, जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में, ठीक है, कम से कम 50 दिन का समय लगता था। लेकिन वहीं डाक प्रणाली के तहत जो गुप्तचर हुआ करते थे, अगर कोई खबर पहुंचानी है सुल्तान को, कहां से, सिंध से दिल्ली, तो वो मात्र 5 दिन में पहुंचती थी और पैदल जाने में 50 दिन लगते थे। इतनी कुशल थी। ठीक है, जिसमें पहली वो डाक व्यवस्था बताते हैं, अश्व डाक व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि हर मील पर 4 राजकीय घोड़े द्वारा यह संचालित होती थी और घोड़े जो थे ये संदेश लेकर जाते थे, जिसे उलूक भी कहा जाता। ठीक है, बस अश्व डाक व्यवस्था के बारे में यही एक लाइन है। जो सबसे अहम आपका है वो है पैदल डाक व्यवस्था। क्या होती है भाई इसमें, तो इब्न बतूता बताता है कि प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, यानी कि ये यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए ये 1 मील है, ठीक है, तो इसमें हर 1 मील पर 3 अवस्थान होते थे, जैसे अवस्थान ए, ठीक, अवस्थान बी और अवस्थान सी। संदेश वाहक जो थे वो अपने एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में छड़ जिसमें घंटियां बंधी होती थी, इसको लेकर दौड़ता था। यानी कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसके एक हाथ में पत्र है यहाँ पे और एक हाथ में छड़ है जिसमें घंटी बंधी हुई है, तो वो यहाँ से लेके दौड़ेगा ए से लेके, और ए से लेके जैसे बी के पास पहुंचने वाला होगा तो दूसरे मील पर यानी दावे में जो संदेशवाहक होगा वो छड़ लेने के लिए तैयार रहेगा। जैसे लेकर के पास में आने वाला है वैसे बी वाला जो बंदा है वो तैयार हो जाएगा, और फिर जैसे ये चलेगा सी की तरफ, जैसे सी के पास आएगा तो सी वाला संदेशवाहक तैयार होगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक संदेश अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता था। और सबसे अहम, सबसे तेज जो पैदल डाक व्यवस्था है इसको ही माना गया था। ठीक है, किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अब फ्रांसवा बर्नियर के बारे में आ चुके हैं। फ्रांसवा बर्नियर का परिचय तथा उसकी भारत यात्रा का वर्णन लिखिए। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में ज्यादा कुछ परिचय के बारे में तो है नहीं, बस इतना है कि फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था। ठीक है, जो चिकित्सक भी था, एक राजनीतिज्ञ भी था, एक दार्शनिक भी था, एक इतिहासकार भी था। इनकी इसको बहुत सारी चीजों में महारत हासिल थी। ठीक है, वह भारत में 1656 से लेके 1668 यानी कि तकरीबन 12 वर्ष तक रहा था। बर्नियर का जो ग्रंथ है उसका नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर। ये फ्रांसवा बर्नियर के ग्रंथ का नाम है। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर बेसिकली अगर भारत की यात्रा की बात करें तो सिंपल सा एक पॉइंट है कि वह मुगल दरबार से काफी नजदीक रूप से जुड़ा था। क्यों भाई, क्योंकि वह सम्राट शाहजहां के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिसका नाम था दारा शिकोह, इसके चिकित्सक के रूप में आए थे, क्योंकि उस समय वो बीमार थे। ठीक है, तो इनको फ्रांस से बुलाया गया था उनकी चिकित्सा करने के लिए। ठीक है, और बाद में ये मुगल दरबार के जो एक अर्मीनियाई अमीर जो दानिशमंद खान थे, इनके साथ में एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भारत में रहे थे। ठीक है, इन्होंने भारत में जो भी देखा उसकी अपने देश फारस यानी कि फ्रांस से तुलना की और अपने ग्रंथ ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर में लिखा था। आगे वह भारत में जो भी देखता उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता और कहता कि यूरोप के लोग अच्छे हैं, भारत के लोग की स्थिति खराब है। ठीक है, बर्नियर कहता है कि मुगल कालीन भारत में जो यूरोप है उस संबंध में यूरोप सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, उसने भारत में जो भी विभिन्नताएं, जो भी अंतर, जो भी कुछ भी देखा, जो भी उसे निम्न कोटि का लगा उसके बारे में उसने अपने ग्रंथ में लिखा। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर का परिचय, उसकी भारत का यात्रा का विवरण इस तरीके से आप देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है बर्नियर के ग्रंथ की विशेषताएं लिखिए। तो बर्नियर का ग्रंथ कौन सा है, ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर। ठीक है,
इसमें क्या है बेसिकली, तो ये ग्रंथ अपने गहन प्रेक्षण के लिए, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय। अर्थात आगे चल के आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर बर्नियर की ग्रंथ की जो तुलना है वो अन्य कितने लेखों से की गई है, कितने यात्रियों से, तो 3 यात्रियों से की गई थी। वो आपको पता चलेगा अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसका जो वृतांत है, इसमें जो भी चर्चाएं की गई हैं उसमें मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। अर्थात हम सभी को पता है ये मुगल काल के समय में आया था, तो इसने अपने ग्रंथ में जो भी बात लिखी, जो भी चर्चा लिखी है, उसमें इसने मुगलों के बारे में ऐसा लिखा है कि ये वर्ल्ड लेवल पे रहे होंगे, इसकी स्थिति को बताया कि विश्व स्तर पे, ठीक है। वह निरंतर मुगलकालीन और भारत की तुलना करता, कहां से, यूरोप से करता था, ठीक है। उसके बाद में उसने जो भी भिन्नता यहाँ पे महसूस की उसका क्रम के अनुसार अपने ग्रंथ में लिखता था, जिसमें भारत को पश्चिमी दुनिया से निम्न कोटि का बताता था। पश्चिमी दुनिया अच्छी है, भारत की दुनिया निम्न कोटि की है, ये बताया करता था, ठीक है। तो यह है बर्नियर के ग्रंथ की विशेषता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक इंसिडेंस लिखना है कि फ्रांसवा बर्नियर का सती प्रथा के संबंध में दृष्टिकोण लिखिए, ठीक है। तो सती प्रथा के संबंध में दृष्टिकोण क्या लिखेगा कि उसने लिखा कि अपने पति की मृत्यु के बाद हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से अपने आप को सती कर लेती थी, यानी कि मृत्यु को गले लगा लेती, और जो इस सती प्रथा का विरोध करती थी उन्हें मरने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। उन्होंने इस व्यवस्था को अमानवीय और अत्याचार पूर्ण भी बताया। उन्होंने एक इंसिडेंस बताया कि जब वे लाहौर में थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा को देखा, यानी कि जो अराउंड 12 वर्ष के आसपास की रही होगी, उसका पति जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। सोच सकते हैं उसमें बाल विवाह तो होता ही था, ठीक है। तो 12 वर्ष की रही होगी वो लड़की, तो कुछ ब्राह्मण लोग उसकी बलि दे रहे थे, ठीक है। उस भयानक नरक की ओर मैंने जाते हुए उस बच्ची को देखा जो कि मृत्यु जैसी प्रतीत हो रही थी। 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन में, यानी कि अपने हाथों में दबोच रखा था, उसे लकड़ियों पे बैठाया गया। उस लड़की को उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो उस चिता से भाग ना पाए और उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके उसको रोक सकूं, ठीक है। ये स्थिति थी फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार सती प्रथा के बारे में, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि फ्रांसवा बर्नियर का सती प्रथा के संबंध में क्या दृष्टिकोण रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन अलग आपके स्टार्ट होंगे, जैसे बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। उसमें आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना है जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। क्वेश्चन आप पहले ध्यान से समझो कि बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है, अ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इस यात्रा वृत्तांत ने 18th सेंचुरी के जो जो पश्चिमी विचारक थे इनको प्रभावित किया, जिसमें मॉन्टेस्क्यू की बात आएगी। तो क्या था देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, इसने फ्रांसवा बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग किया, किसके लिए, प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत को विकसित करने के लिए। अब ये था क्या, तो प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत ये था, इसके अनुसार मॉन्टेस्क्यू ने एशिया, अर्थात एशिया बर्नियर से पहले का और बर्नियर के पश्चात का, ठीक है। तो एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर अपना प्रभुत्व बिना किसी रोक टोक के कैसे करते थे, और उसकी वजह से जो गरीबी फैली, जो दास दासियों की स्थिति रही थी, उसको इस प्राच्य निरंकुशवाद के तहत बताया गया। साथ ही साथ राजा और उसके अमीर वर्ग को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी के जो वर्ग थे, किसान, शिल्पकार या फिर अन्य जो थे, उनके लिए जीवन चला पाना ही बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अच्छी स्थिति राजा, उसके अमीर वर्ग और क्षत्रियों की हुआ करती थी, ठीक है। तो प्राच्य निरंकुशवाद में ये बातें बताई हैं किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत का वर्णन किए, यानी कि 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन शैली के बारे में बताया था। तो आपको बताना है वो क्या था। तो बेसिकली देखो 19वीं शताब्दी में जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि भारत और जो अन्य एशियाई देश हैं, यहाँ पर उपनिवेशवाद से पहले
अधिशेष का ग्रहण राज्य द्वारा होता था। अर्थात जब यहाँ पर अंग्रेज शासन नहीं करते थे, उस समय जब बेसिकली मुगल वगैरह थे, तो उस समय जो भी अधिशेष, अधिशेष का मतलब होता है जो पैसा बचता था, ठीक है, उसका अधिग्रहण राज्य स्वयं करता था, मुनाफा राज्य रखता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ, ठीक है, जो बड़ी संख्या में स्वायत्त होते थे, ठीक है, आंतरिक रूप से समतावादी और ग्रामीण समुदायों से बना हुआ होता था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण तो होता था, लेकिन वो स्वायत्त होते थे, ठीक है। जब तक अधिशेष की पूर्ति निर्विवाद रूप से होती रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था और ये निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। इसको ईर्ष्या उत्पादन प्रणाली के बारे में बोला जाता है, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान से समझिए। भूस्वामित्व पर फ्रांसवा वर्नियर के विचार लिखिए, ठीक है। तो विचार की जब हम बात करेंगे, तो विचार हमारे सामने ज्यादा नहीं, 3 से 4 विचार हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विचार ये है कि फ्रांसवा वर्नियर भूस्वामी पर, यानी कि जो भूमि है इस पर निजी स्वामित्व को ज्यादा अच्छा मानता था। फ्रांसवा वर्नियर कहता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो अमीरी, गरीबी, निम्न कोटि, उच्च कोटि का जो डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा कारण उसका है निजी स्वामित्व का अभाव भारत में, ठीक है। क्योंकि जब भूमि पर राज्य का स्वामित्व होता है तो ये राजा के लिए भी और उसके निवासियों के लिए भी हानिकारक होता है, ठीक है। बेसिकली फ्रांसवा वर्नियर को ऐसा इसलिए लगा कि पूरी जमीन पर राजा का ही हक है, क्योंकि मुगल सम्राट अपने सारी भूमि का स्वामी होते थे, वो अपने इस जमीन को अपने अमीरों में बांट देते थे, ठीक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था और समाज का जो अनर्थकारी परिणाम है वो देखने को मिला करते थे। ऐसा फ्रांसवा वर्नियर बोलता है। और जब अगर निजी स्वामित्व होगा, ठीक है, निजी स्वामित्व होगा भूमि पर, तब क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, राजकीय भूस्वामित्व का प्रभाव क्या पड़ेगा वो समझिए। अर्थात जब भूमि पर राजा का स्वामित्व होगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब निजी होगा तब क्या पड़ेगा। तो पहले राजा का जब भूमि पर स्वामित्व होगा तब देखिए। बेसिकली जो भूधारक होंगे, यानी कि जो जमीन पे खेती वगैरह कर रहे होंगे, वो उन्हें इस बात का पता होगा कि हम इस भूमि को अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, तो क्या फायदा हम इसमें अधिक उत्पादन करें, क्यों हम इस फसल की जो उपजाऊपन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करें। कोई नहीं करेगा, क्योंकि जमीन तो हमारी है ही नहीं, वो तो राजा को मिल जाएगी हमारे जाने के बाद में, हम अपने बेटे को तो दे नहीं सकते, ठीक है। फिर बेहतर भूधारक के वर्ग के उदय को रोका। क्यों भाई, क्योंकि अगर जमीन खुद की होती तो वो अच्छे से अच्छे कुछ कीटनाशक, फसल वगैरह और उपयोग करते, ठीक है, उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाते। लेकिन जब अपनी ही नहीं है तो भाई रख रखाव के लिए, बेहतरी के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं बनती, ठीक है। कृषि का समान रूप से निवेश करना, किसानों का उत्पीड़न किया जाता था उस समय, समाज के सभी वर्गों का जीवन पतन स्थिति की ओर उत्पन्न हुआ सिवाय शासक वर्ग के। और ऐसा इसलिए क्योंकि भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था, ठीक है। फ्रांसवा वर्नियर कहता है कि भारत में ना मध्य स्थिति के लोग नहीं थे, अर्थात या तो भारत में बहुत गरीब जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, या तो बहुत ही अमीर जो सैकड़ों टाइम का खाना एक बार में इतने खाते होंगे, करोड़ों का खाना, ठीक है ना, ऐसे लोग थे। और या फिर शक्तिशाली। तो ये जो ऊंचाई का डिफरेंस है, ठीक है ना, अमीरी गरीबी का, ये राज के स्वामित्व की ही वजह से है, ठीक है ना। बेसिकली फ्रांसवा वर्नियर का मुगल साम्राज्य के राजा के प्रति ये दृष्टिकोण था कि मुगल साम्राज्य के जो राजा हैं ये भिखारियों के और क्रूर लोगों के राजा हैं। यहाँ के शहर और नगर विनष्ट, खराब हो चुके हैं, और हवा जो है वो दूषित हो चुकी है। खेत झाड़ीदार हैं, और ये जो खेत जो है झाड़ीदार हैं, दलदल से भरे हुए हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ये बताता है। तो ये था बच्चों उसके विचार पहले तो, और फिर राजकीय भूस्वामित्व का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट रह जाता है तो ये इंस्टाग्राम की आईडी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जैसे अल-बरूनी के बारे में पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था, एक सेकंड, हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये था, ये भी आपको समझा दिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये भी आपको समझा दिया। देखिए जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट था वो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या करना है,
इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी है, अप्रोच करें, मैसेज करें, फॉलो कर लीजिए और कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। वीडियो पहली बार देखी है, चैनल से आप जुड़े नहीं है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।